इसमें इस चीज को हम पहले लिखेंगे, बड़े ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि यही हमारे काम आने वाले हैं क्वेश्चन जो हम बनाएंगे उसमें। h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है और 2 साल पहले भी आया है। तो हेडिंग देना पहले, उस हेडिंग के बाजू में ईयर लिख लेना, उसके बाद ये रिलेशन, और फाइनली ये। सर वहाँ कांस्टेंट क्यों नहीं आता? और इन सब में एक चीज जो बेसिक है, आगे क्वेश्चन में फंसोगे, टाइम इन सेकेंड्स। अब इसमें है कि अगर फिजिक्स में अपन कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो वहां कांस्टेंट आता है। जैसे हमने मैकेनिक्स में देखा था कि के आता है या फिर कैपिटल जी आता है। यहां क्यों नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? यहां तो डायरेक्ट वही सब चीज उठ के आ गई, आई स्क्वायर आर और टी। ऐसा क्यों? एनीवन? क्योंकि f is directly proportional to m1 into m2, f is inversely proportional to r square, 4 टर्म हो, f equals to gmm by r square था ना क्लास 9 में। आई स्क्वायर में 2 और वो 2 4, उधर भी तो सेम थे, 2 ऊपर 2 नीचे। कोई चीज अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ऐसे ही चलता जाएगा। एक साल में हम कितना बढ़ेंगे? एक साल। जैसे मैथ्स में हम क्वेश्चन बनाते हैं ना कि आज एक लड़का है, उसका पापा, दोनों का एज डबल, मतलब एक लड़के का एज से डबल है, तो 5 साल बाद 5 गुना थोड़ी हो जाएगा। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही डबल हुआ कि 12 साल का लड़का है, ठीक ना, और 36 इयर्स के उसके पापा हैं, तो 3 टाइम्स का डिफरेंस है। तो अगले साल वो 13 साल का होगा ना, ठीक। इसका ये मतलब थोड़ी कि 13 का 3 टाइम्स 39 हो जाएगा, उसके पापा डायरेक्ट 36 से 39 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। 12 साल की उम्र में एक लड़का जो 12 साल का है, उसके पापा 36 इयर्स के हैं, तो डिफरेंस हम कंपेयर करेंगे तो कितना हुआ? 3 टाइम्स का। अब अगले साल वो लड़का 13 साल का हुआ, तो लॉजिक ये बोलता है कि अरे 12 साल में 3 टाइम्स है तो 13 साल में भी 3 टाइम्स, तो उसके पापा 36 के बाद डायरेक्ट 39 के हो जाएंगे। और फिर एक साल बाद जब 14 का होगा तो उसके पापा 42 के हो जाएंगे। ऐसे करते करते वो 5-6 साल में ही अपने पापा को 100 साल का कर देंगे। तो ये लॉजिक नहीं चलेगा, क्योंकि लॉजिक में अपने को कैलकुलेशन भी देखना है। ये चीज मैं लास्ट क्लास में भी बोला हूं। हो गया ये? नेक्स्ट, अब एक टॉपिक है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उस चीज पे अपन ध्यान नहीं दिए थे, कल के सैंपल पेपर में भी था। कुछ वर्ड्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलामेंट, टंगस्टन, एलॉय, लीड एंड टिन। तो भले ही वो फ्यूज से क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो फ्यूज से क्वेश्चन सीबीएसई ना दे रहा है, एलॉय से क्वेश्चन दे रहा है, लीड और टिन से दे रहा है, ठीक ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट से दे रहा है, फिलामेंट के टेम्परेचर के बेसिस पे दे रहा है। तो हम जो टॉपिक है उसको पे हम ध्यान देंगे। हम सिंपल लिखेंगे फिलामेंट ब्रैकेट में टंगस्टन, एलॉयस ब्रैकेट में लीड एंड टिन। उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। टेन वोल्ट, ओके।
सो यहाँ वही फॉर्मूला जो हमने लिखा था आई स्क्वायर आर टी, जिसमें हमारे पास h की वैल्यू है, t की वैल्यू है, r की वैल्यू। यहां से हमको सबसे पहले i निकालना है। जैसे ही i निकला तुरंत हम उस i को ओम्स लॉ में रख देंगे। पेपर में लिखते समय अपन i को चेंज करके पहले दिखा देते तो क्या हुआ, बना कि नहीं? नहीं, आंसर तो वही आएगा। सही है, सही सही सही, फॉर्मूला सही तो सब सही। नेक्स्ट हेडिंग पावर। पावर के क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर से पूछ रहा है। इस पावर के टॉपिक में सबसे बेसिक चीज ये है, ये मेन फॉर्मूला है वीआईपी, वी इज इक्वल्स टू पी, वीआईपी। इसको अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई विथ आई रेशियो विथ आर। अगर कंफ्यूजन हो कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई आई रेशियो आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर। और ये लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू आ रहा है। उसमें एक और चीज एनर्जी, क्योंकि सीबीएसई ने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हटा दिया, लेकिन क्वेश्चन दे रहे हैं वो इस एनर्जी से, पावर इनटू टाइम से। So as it is लिखो, हो गया? यस। अब देखते हैं क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट डिलीटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पावर के समय हमको एक और चीज ध्यान देना है कि अगर पावर का कन्वर्जन आएगा तो सारा चीज सेम चलता है। जैसे किलो का मतलब 10 का पावर 3 होता है, मेगा मतलब 10 का पावर 6 होता है, गीगा मतलब 10 का पावर 9 होता है। बस ये एचपी जो है, हॉर्स पावर, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो 1 HP इक्वल टू 746 वॉट, किलो में 10 का पावर 3, ये पूरा टेबल लिख लो। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखो, बस ये कमर्शियल यूनिट मत लिखना, इसको हटा दिया, लेकिन एनर्जी को नहीं हटाया बस। देखते 132 into 20, 120। क्या क्या गिवन डाटा है? करंट 0.6 एम्पियर, रेट पूछा है, रेट मींस पावर, उसके बाद एनर्जी भी पूछा है, टाइम दिया है 2 मिनट का। तो अभी हमने देखा था टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा। देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन डाटा, उसके बाद फॉर्मूला वीआईपी वाला, फिर उसके बाद एनर्जी। तो जो पावर निकला उसी पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां जो भूल जाएगा कि टाइम को सेकंड में चेंज करना है, उसका आंसर आएगा क्या? 264।
वो डबल करके निकाल देगा, वहां आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना कि टाइम जो है हमेशा सेकंड में रहेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री बायो को पता नहीं। 268 नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2020 का, 1 मार्क्स, ज्यादा टाइम मत लगाना। 5 रेजिस्टर, सबकी वैल्यू 1/5, हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगी उसकी वैल्यू? 5 रेजिस्टेंस की मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम 25 प्लस कर देंगे 1 आएगी, 1 आएगा। दो ऑप्शन और है। बस कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है? मैक्सिमम मतलब की सीरीज। मैक्सिमम रेजिस्टेंस is obtained when connected in series। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर reduced to half of its initial value, बाकी सारा सर्किट जो है वो अनचेंज है, तो हीटिंग इफेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा? जो मैंने बोला था हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला लिखने, उसी को देखो समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। कैसे होगा? सॉल्यूशन देखते हैं। इनिशियली रेजिस्टेंस आर था, फाइनली रेजिस्टेंस हाफ हो गया। जूल्स लॉ बोलता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर h इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r के नीचे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब लिखिए क्या है? डेरिवेशन डेरिवेशन so if resistor is reduced to half, heating effect will also become half। सर अगर R की जगह I होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो फिर कंडीशन चेंज होता, ठीक ना। इसीलिए मैं वो दो चीज लिखवाया था कि v स्क्वायर अपॉन r और i स्क्वायर r, ध्यान देना उस पे, और टाइम के बेसिस पे वो एनर्जी बन जाती है, ठीक ना। सर हीट में तो आप स्क्वायर R2। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, स्कीमेटिक डायग्राम। ये तुमको दे दिया 2 नंबर और वो उसने 3 क्वेश्चन पूछ दिए, तो ऑब्वियस है कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डायग्राम हो गया 2 नंबर का और बाकी 1-1 नंबर के कैलकुलेशन, तो इजी हो गया, फाइंड करो।
करंट भी दिखाओ फिर। इसमें से ए और बी वाला जो पार्ट है वो तो इंटर रिलेटेड है। अगर ए सही होगा तो ही बी सही होगा, ए गलत हुआ तो बी भी गलत हो जाएगा। Yes, sir, हो गया। Let's see the solution. 1.1 ये हमारा सर्किट जिसमें स्विच, वोल्ट मीटर या वोल्टेज बोलर और ये एमीटर, ये पूरा का पूरा सीरीज है। सर की इधर नहीं लगा सकते? ठीक ना, ये जो स्विच है ये आप कहीं भी लगा सकते हो, बस वो दिखना चाहिए। यहाँ भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सेम एमीटर का है, कहीं भी रह सकते हो, बस वो सीरीज में दिखना चाहिए। ये तीनों में मत लगा देना। यहाँ पैरेलल यहाँ से स्टार्ट होता है, पैरेलल जो है ना वो ये बीच से स्टार्ट होता है। ये जोन पूरा पैरेलल जोन में आ जा रहा है क्योंकि ये पार्शियलिटी कर दे रहा है, वहां करंट चेंज हो जा रहा है। ये करंट आई यहाँ तक था, यहाँ जब बाहर निकले ना तो फिर से करंट आई मिला, लेकिन वो जो बीच का है रेड जोन, यहाँ पास आई नहीं है। यहाँ I1 है, I2 है, I3। तो एक एक हमने करंट निकाला और वो तीनों को ऐड कर दिए तो हमारा आ गया टोटल करंट। लिख लो जिन लोगों का नहीं बना। सर ऐसा कुछ नहीं आता है बोर्ड में। ये बोर्ड का क्वेश्चन है पिछले साल का। क्या लिखा उसमें? 2020। अब जो रेजिस्टेंस का पार्ट था उसको देखते हैं। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो अगर मैं बार बार बोल रहा हूं ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, यहां कंफ्यूजन होगा। थोड़ा भी हड़बड़ी में हम किए तो या रेसिप्रोकल करना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। सिंपल R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें क्या होता है, अगर हमने इस 1/R इक्विवेलेंट को उल्टा नहीं किया तो फंस जाए। यहाँ क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, पहले में से 2 को पकड़ लो, उसका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दो, उसका जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ सेम पैरेलल में कर दो, तो उससे चीजें इजी हो जाती है। और इधर क्या होता है, यही बात सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि हम रेसिप्रोकल करना हड़बड़ी में भूल जाते हैं। यस सर। हो गया ये? यस सर। इसी का और क्वेश्चन, ये और वाला, ये भी 5 मार्क्स का है। आइडेंटिकल रेजिस्टर 2 है, दोनों 15 ओम के हैं। पहले वो सीरीज में कनेक्ट हुए, फिर वो पैरेलल में कनेक्ट हुए। बैटरी 6 वोल्ट का है। रेशियो ऑफ पावर निकालना है, पहले सीरीज का, फिर पैरेलल का, फिर दोनों का डिवाइड कर देना।
सीरीज 6/5 24/5 और 6/4 आ रहे हैं 1/4 चलिए क्या है 25 is 2 दोनों का पावर 24/5 और 6/4 सबसे पहले सीरीज में हमारे पास 15 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों का सिंपल हमने ऐड किया, आ गया 30 वोल्टेज हमारे पास दिया था। तुरंत हमने पावर के टर्म्स में देखा कि कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, ठीक ना। तो पावर के सारे फॉर्मूले हमने लिख दिए। उसके बाद जो जो हमारे पास वैल्यू थी वोल्टेज और रेजिस्टेंस, उसको रख के हमने पावर तुरंत निकाल दिया। पावर के 3 फॉर्मूले वहां पे है, वीआईपी मल्टीप्लाई आई रेशियो आर, सब रख के हमने देखा और फिर जो हमारे पास डाटा अवेलेबल था उस बेसिस पे रख दिया, सीरीज का पावर आ गया। अब सेम पैरेलल में करते हैं, पैरेलल में है उसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फिर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज है, तो फिर से हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला। फिर से एक पावर आ गया पैरेलल का, और दोनों पावर को अपने को डिवाइड कर देना। पावर 1 था हमारा सीरीज के लिए, पावर 2 था हमारा पैरेलल के लिए, और दोनों को डिवाइड किए तो आंसर आ गया 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 1 मार्क्स। is 25 no sir 25 यहाँ सॉल्यूशन इसमें थोड़ा सा इसने गड़बड़ किया है, 5 वोल्ट था, इसने उसको 50 कर दिया है। तो ये जो है हम इसको ठीक करेंगे, ये 0.2 को हम 2/10 लिख के 50 बना देंगे, और ये जो है यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, 25 ओम आएगा रेजिस्टेंस, ठीक ना। ये जो है एग्जैक्ट 25 आएगा, ये 2.5 नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 ओम था, इसने यहाँ 50 रख दिया। प्रिंटिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक, जो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स 2019। पावर इनटू रेजिस्ट 2 ओम रेजिस्टर, इसके केस में भी और इसके केस में भी। रेशियो बताना है नहीं, सिर्फ कंपेयर कर देना। हाँ, रेशियो से ही तो कंपैरिजन पता चलता है।
9:4. जूल में कौन सा पावर निकलता है रियांशी? कंपेयर द पावर बोला है, तुम 18 जूल और 12 जूल बता रही हो। -4 आ रहा है। फर्स्ट केस सीरीज के लिए, रेजिस्टेंस सीरीज में थे, डायरेक्ट ऐड हुए, 3 हो। करंट हमारे पास नहीं था, वोल्टेज था, रेजिस्टेंस भी मिल गया, करंट नहीं था, तो करंट भी हमने निकाल लिया। सो सीरीज में हमको पता है कि सेम करंट होता है, ठीक ना। पावर फिर से हम तीनों फॉर्मूला लिख देंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, हम क्लियर हो सके कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो सर VI लगा सकते हैं ना, VI तो VI से 12 आ रहा है, इससे 8। अरे बात तुम ओम रेजिस्टेंस सेम करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस, क्या सेम वोल्टेज है बोथ द रेजिस्टेंस में? फंस गए वही, ठीक ना। इसीलिए वो जो है वो बार बार था कि सेम वाले को पहले प्रेफरेंस मिलेंगे पावर। अगर हम पैरेलल में जाते हैं तो वोल्टेज सेम हो जाता है। तो यहां पास हम V वाला फॉर्मूला, ठीक। यही बेसिक डाउट था कि कब हम ले दोनों में से, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। देखो इस सॉल्यूशन में A के केस में आई स्क्वायर यूज किया है, B के केस में V स्क्वायर अपॉन R। क्यों? क्योंकि जो पावर है जो सबसे फायदेमंद है उसी को हमको यूज करना है, और सेम वाला ज्यादा बेटर रहता है। ये तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक पूरा सबका निकालना पड़ेगा। उससे बेटर है कि हम इसी से निकाल लें जब सेम करंट फ्लो हो रहा है। 5 मार्क्स के इतना लिखेंगे तब भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ सर ये है उसमें अपन P = VI भी लगा सकते हैं ना। क्या V = मैं जो पूछा वही पूछा। ये ना। P = V। हाँ हाँ तो इसमें देखो, इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो चेंज हो जा रहा है, करंट बस सेम चल रहा है, ठीक। अब अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं V²/R को या I²/R को, तो I²/R में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, R फिक्स है और I सेम है। तो अगर हम VI रखते हैं, तो हम ऐसी वैल्यू रख रहे हैं जो चेंज हो रहा है। तो हमने जो निकाला है वो आगे जाके और चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास फिक्स वैल्यू थोड़ी है। इसीलिए हमने इसको लिया। ये दोनों सेम है, लेकिन इसको ले रहे हैं इसको नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन है। इसको नहीं लेने का रीजन ये है कि इसमें जो वैल्यू है, पैरामीटर है, वो चेंज हो जा रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, करंट जो है वो सेम है। सेकंड केस में वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है पैरेलल में। और सेकंड केस में क्या है, वोल्टेज सेम है, देख लो। करंट अलग। तो फिर से हम VI नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ करंट चेंज हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा चीज लेंगे जो सेम हो, और दूसरा जो चीज जिसको मतलब ही नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, फिक्स है, ठीक। देखो इसमें लिखा है सीरीज में I सेम रहता है तो I²R यूज किया है, पैरेलल में V सेम रहता है तो V²/R। तो इस फॉर्मूले को एज इट इज लिखो, जैसा इसमें हिंदी में लिखा है वैसे हिंदी में लिखो।
ये पूरा जो है डाटा इसको लिखो एज इट इज हिंदी में। ये घा नहीं है ना, धा है, सुविधाजनक, सुविधाजनक। जाएगा तब तो हो जाएगा, 5 मिनट में लगेगा। हो गया? किसी का और ऑप्शन? बल्ब 40 वॉट 220 वोल्ट, करंट निकालना है। दूसरा पार्ट रेजिस्टेंस निकालना है। कब? जब इस बल्ब को रिप्लेस कर दिए, इस 40 वॉट वाले बल्ब को रिप्लेस किए 25 वॉट से। ये नीचे वाला सॉल्यूशन मत लिखने लगना है, ये पहले वाले का सॉल्यूशन था। Let's see the solutions. पावर 40 था, वोल्टेज 220 था। यहाँ तो सिंपल पीवी और आई के टर्म्स में अपना रिलेशन है, तो वीआईपी वाले से अपना करंट निकल गया। जैसे ही करंट निकला ओम्स लॉ लगा दिए तो रेजिस्टेंस निकल गया। सेम अब जो 40 है वो 25 हो गया है, यहाँ भी वैसे करंट वही रेजिस्टेंस और जो पूछा था। जब सही बना रहे छोटा सा उसको बैटरी से कनेक्ट करें तो भी तो जलता है। अब उसको यहाँ होल्डर में लगा दिए, उड़ तो नहीं जाता, नहीं जलता है। बैटरी से जलाया तो भी नहीं जला, इसमें जला तो भी नहीं जला, जबकि इसके पास तो बहुत ज़्यादा पावर है। तो भाई इसको जितनी जरूरत हो उतनी उसके सुन कितने जलेंगे उतने। Done? Yes. So that's all for today. नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।